सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 72 जो कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और इसमें आज हम अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और इस पाठ में आज हम 1 अंक वाले प्रश्न की पुनरावृत्ति करेंगे, फिर 3 और 5 अंकों के प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे और जो स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं 4 अंक के, उसकी भी हम पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उनके ऊपर आज विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है कि तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तुओं के उत्पादन के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्रक कहते हैं। क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं ही होती हैं और सेवाओं का ही उत्पादन होता है। जैसे आप कोई भी सेवा ले लीजिए, जैसे डाक सेवा या बैंक की सेवा या संचार सेवा आदि। फिर दूसरा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो सामाजिक क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। फिर है प्रश्न नंबर 3, निजी क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो निजी क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। फिर है चौथा प्रश्न कि मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर है कि ऐसी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने ही रोजगार मिल पाते हैं। उदाहरणार्थ कृषि क्षेत्र में ऐसी बेरोजगारी पाई जाती है। फिर 5वां प्रश्न है कि सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है, यानी किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है। तो देखिए भारत सरकार एक निश्चित दाम पर किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है, फिर वह इसे राशन की दुकानों के माध्यम से कम दामों पर उपभोक्ताओं को बेचती है। इस प्रकार सरकार किसान और उपभोक्ता दोनों की सेवा करती है। इसके बाद है लघु अथवा दीर्घ प्रश्न, 3 या 5 अंक वाले प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है इनका ये है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी जिसमें रुपए पैसों का लेन देन होता है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियाएं जिसमें स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। फिर दूसरा अंतर है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं को स्वयं उपभोग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या रिक्शा चालक, ये सारे क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। और गैर आर्थिक क्रिया में क्या आ जाएगा, जैसे एक स्त्री द्वारा अपने घर के विभिन्न कार्यों को करना, ये क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि इसमें वो खुद के उपभोग के लिए ही कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक के बीच में क्या अंतर है। निजी मतलब प्राइवेट। तो देखिए इसमें क्या होता है, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी जितनी भी जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज एसेट्स होती हैं वो उन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। और सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या होता है कि अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी ये सरकार के नियंत्रण में होती हैं। फिर निजी क्षेत्रक में क्या होता है कि सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, यानी जो भी सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी यानी दी जाएंगी वो जिम्मेदारी या तो वो व्यक्ति पूरी करेगा, एक व्यक्ति जिसकी वो कंपनी है, या फिर जो कंपनी में कई सारे लोगों की कंपनी है तो वो पूरा करेगी। तो निजी क्षेत्रक में ऐसा होता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रक में कैसा होता है कि सभी सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे डिस्पेंसरी की सेवा आप देखते हैं ना, वो सार्वजनिक क्षेत्रक की सेवा है। फिर निजी क्षेत्रक में गतिविधियां मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए ही की जाती हैं और सार्वजनिक क्षेत्रक की जो गतिविधियां होती हैं वो पूरे राष्ट्र हित में की जाती हैं, यानी सामाजिक कल्याण करने के लिए की जाती हैं। फिर चौथा अंतर है कि श्रमिकों का रोजगार इसमें सुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है और श्रमिकों को बिना कारण हटाया भी जा सकता है। देखिए जो निजी क्षेत्रक होता है उसमें रोजगार की
असुरक्षा रहती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, बिना कारण आपको हटाया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि श्रमिक सुरक्षित महसूस करते हैं तथा नियमित तथा अनुशासित काम उपलब्ध होता है, यानी उनके पास नियमित काम उपलब्ध होता है, उन्हें रोजगार की इसमें चिंता नहीं होती। फिर जो निजी क्षेत्र की सेवाएं होती हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें धन खर्च करना पड़ता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं होती हैं वो सरकार करों व अन्य तरीकों द्वारा उनसे धन उगाती है, यानी उनके लिए धन लेती है। मतलब आपको वो बहुत ही न्यूनतम खर्चे पर वो सेवाएं मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप डिस्पेंसरी जाओ या सरकारी अस्पताल जाओ तो आपकी पर्ची शायद 10 रुपये की बनती है इस तरीके से, जबकि इलाज तो बहुत महंगा भी होता है। तो इसलिए ये जो सरकारी सेवा क्षेत्र की सेवाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही न्यूनतम पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर इसके बाद उदाहरण, निजी क्षेत्र के उदाहरण है, उदाहरण स्वरूप टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जैसे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारे के सारे निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण क्या है, रेलवे, डाकघर, ये सब चीज़ें। और जो MTNL है वो भी सार्वजनिक क्षेत्र की ही एक कंपनी है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, ये भी 5 नंबर का है। ये जो इससे ऊपर 2 नंबर प्रश्न आया ये भी 5 नंबर का, ये भी, और ये बहुत आसान होते हैं, इनको आप अच्छे से समझिएगा। तो ये भी 5 अंकों का ही प्रश्न है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है। देखिए, संगठित का दूसरा नाम हम उसको सरकारी क्षेत्र भी कह सकते हैं, और असंगठित क्षेत्र को हम निजी या प्राइवेट क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो अब इनमें क्या क्या होता है, देखिए, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्यस्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम भी होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर रोजगार की सुरक्षा होती है और लोगों के पास हमेशा काम रहता है। और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, छोटी छोटी बिखरी इकाइयाँ होती हैं जो कि सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा किराने वाले की दुकान है या आपके मोहल्ले में दूध वाले की दुकान है, ये सारे क्या हैं, असंगठित क्षेत्र हैं। और ये क्या होते हैं, सारे सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। इनके ऊपर सरकार का रूल ये माने या ना माने इनकी मर्जी है। दूसरे अंतर में हम ये बता भी रहे हैं कि जैसे इस क्षेत्र में सरकारी नियमों व विनियमों जैसे कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का अनुपालन होता है, यानी वो माने जाते हैं सारे जितने भी सरकारी नियम होते हैं संगठित क्षेत्र में। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें नियमों व विनियमों का अनुपालन नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं, संगठित क्षेत्र जैसे आपका सरकारी स्कूल में सारे सरकारी नियमों का पालन होता है या नहीं होता है। ऐसे ही असंगठित क्षेत्र मतलब प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर सरकारी नियमों का पालन हो या ना हो ये उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। फिर तीसरा अंतर है कि इसमें रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं और काम सुनिश्चित होता है, जबकि असंगठित में क्या होता है, रोजगार कम वेतन वाले होते हैं और प्राय नियमित नहीं होते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है। फिर संगठित में क्या होता है, श्रमिकों को नियमित मासिक वेतन मिलता है, यानी हर महीने की अंतिम तिथि पर उनको पैसा मिलता है मासिक वेतन। लेकिन जो आपके असंगठित क्षेत्र होते हैं इसमें श्रमिकों को दैनिक मजदूरी भी मिलती है या मासिक में मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही तारीख को मिले। फिर संगठित में क्या होता है, छुट्टी मिलती है, अवकाश काल में भुगतान भी होता है। अगर आप छुट्टी ले लो उसके बदले आपको पैसे भी मिलते हैं, आपके पैसे नहीं कटते। पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि का लाभ, ये सब लाभ संगठित में मिलते हैं। लेकिन असंगठित में क्या होता है, दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त दूसरे लाभों का कोई प्रावधान नहीं है, दूसरे कोई लाभ नहीं मिलते हैं। और आखिरी अंतर है कि श्रमिक निश्चित समय तक ही काम करते हैं, यानी उनके काम के घंटे निश्चित होते हैं। यदि वे अतिरिक्त काम करते हैं ना तो उन्हें अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। और असंगठित में क्या होता है, इसमें लोगों के काम करने का समय निश्चित नहीं होता। आपने देखा होगा प्राइवेट में तो 10-10, 12-12 घंटे की जो है एक शिफ्ट होती है, तथा अतिरिक्त समय में काम करने के भुगतान का प्रावधान भी नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा काम भी करते हैं एक्स्ट्रा टाइम में तो उनको कोई उसके बदले पैसा नहीं मिलता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है कि वे सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है उनको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि सरकार आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहेगी तो वह लोगों को फिर बेरोजगारी भत्ता भी देगी। इस प्रोग्राम के तहत
इससे भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर दूसरा इसका प्रावधान है कि नरेगा गरीबों में भी गरीब लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। जो गरीबों में भी अति गरीब होते हैं उनको रोज़गार मिलता है। फिर जो लोग सक्षम है व कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें 100 दिन का रोजगार सरकार देगी। यदि सरकार इसमें असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ता देगी। और नरेगा के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। फिर इसके बाद है 5वां प्रश्न कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार की बेरोजगारी है, चलिए जानते हैं। पहला है खुली बेरोजगारी। इससे मतलब है कि देश की कुल जनसंख्या में जो 15 से 59 आयु वर्ग के लोग हैं वो प्रचलित, यहाँ पर आएगा प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक तो हैं लेकिन उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो। तो इस तरीके की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमिहीन कृषि मजदूरों में पाई जाती है, यानी खुली बेरोजगारी। इसका मतलब है कि लोग जो मजदूरी उन्हें मिल रही है उस पर काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इसको तो कहते हैं खुली बेरोजगारी, मतलब है भी और नज़र भी आ रही है और है भी। फिर तो दूसरी बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं और अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी लोग काम में लगे हुए हमें नजर आते हैं परंतु वे वास्तव में बेरोजगार होते हैं। ऐसा प्राय कृषिगत कार्य में लगे हुए लोगों में ही होता है, क्योंकि उदाहरण के लिए देखिए किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है परंतु वहाँ 8 लोग लगे होते हैं। इन 3 अतिरिक्त लोगों के द्वारा जो अंशदान है वो खेत की उत्पादकता में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। तो खेत में अगर 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 लोग प्रच्छन्न रूप से नियोजित हैं तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 8 लोग जो लगे हैं और 5 लोग भी काम करते हैं तब भी काम उतना ही होता है और 8 लोग लगे हैं तब भी काम उतना होता है। तो ये जो 3 लोग अलग लगे हुए हैं ये क्या है, वास्तव में बेरोजगार हैं। तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। फिर इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी। तो देखिए ऐसी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने रोजगार मिल पाता है, वर्ष के कुछ महीने ही रोजगार मिल पाता है। उदाहरणार्थ कृषि क्षेत्र में ऐसी बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, यानी जैसे मान लीजिए कि रबी की फसल वाले किसान हैं, अब वो तो एक बार फसल उगाएंगे, जब पूरी होगी तभी वो कटेगी, इतने दिन बाकी वो बेरोजगार रहेंगे। और फिर है शिक्षित बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी तब होती है जब मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं, यानी उनके पास योग्यता है, वो जो है मैट्रिक यानी 10वीं है, मतलब 12वीं पास हैं, बीए पास हैं या एमए पास हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। फिर है स्रोत आधारित प्रश्न, जो कि 4 अंकों का आता है। तो इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर तो इसी में से ही होते हैं। चलिए देखते हैं एक बार अनुच्छेद क्या है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। यानी तीनों क्षेत्रक होती हैं, उसमें जो अंतिम वस्तुएं सेवाएं होती हैं उनका मूल्य जोड़ा जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि कुल उत्पादन कितना है। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का के योगफल को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। याद रखिएगा, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में से जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। तो देखिए जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें जितने उत्पाद हैं सभी को जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार कच्चे माल का भी मूल्य जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमेशा दोहरी गणना की फिर हमें समस्या पैदा हो जाती है, तो जो राष्ट्रीय आय आती है उसकी जानकारी सही नहीं मिल पाती। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की ही गणना की जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। तो इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में अभी भी आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। तो इससे अभिप्राय ये है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग लगे हैं। तो ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी होती है और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो इस पे आधारित प्रश्न उत्तर एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ऊपर से ही लिखना है हमें, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। तो इस तरह से तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चा माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। इसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि अल्प रोजगार या अल्प बेरोजगारी दोनों का मतलब एक है, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए कृषि क्षेत्र में जहाँ 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उनके स्थान पर जो है मान लीजिए 7 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 7 यहाँ पे लिखना है 7। तो यदि 2 व्यक्तियों को हटा भी लिया जाए तब भी कार्य की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि कृषि में क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक उपाय बताइए। इस समस्या को कैसे हम हल करें, आपको इसके लिए एक समाधान बताना है। जैसे एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाने के लिए अधिक सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है, ताकि साल में सारे समय काम मिलेगा। या फिर तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण से किसानों की बेरोजगारी भी कम हो सकती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।